हेलो दोस्तों। तेज बारिश हो रही थी। रात के 8 बजे थे। शहर के बाहरी इलाके में बने एक सरकारी आश्रम के लोहे के गेट से एक बूढ़े आदमी को ठोकर मारकर बाहर निकाला जा रहा था। उसकी सफेद धोती की एक कोना कीचड़ में लिपटी थी और पीठ पर लटका पुराना थैला पूरी तरह भीग चुका था। दयाराम, उम्र लगभग 78 साल, सफेद झुकी हुई मूछें, गहरी झुर्रियों वाला चेहरा और आंखों में स्थिरता, मगर कपड़े ऐसे कि कोई भी देखकर कहे भिखारी है। आश्रम का गार्ड जोर से बोला, तेरा काम हो गया था 2 महीने पहले, तू अभी तक यहीं लटका है। भाग यहाँ से, समाज सेवा के नाम पर बोझ बन गया है। एक और कर्मचारी आया और उसका थैला फेंक दिया। जा यहाँ से, आया था वहीं चला जा। तुझ जैसे सड़े लोगों से ही तो बदनाम होते हैं ये आश्रम। वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे से थैला उठाया, भीगी हुई धोती को सीधा किया और पास की टूटी सी बेंच की ओर चला गया। कोई माफी नहीं मांगी, कोई बहस नहीं की। वो अब उसी पुराने रेलवे पुल के नीचे आ बैठा था जहां हर रात 2-4 गरीब या बेघर लोग अपनी चादरें डालकर सोते थे। वहां के लोग उसे पगला रामू कहकर बुलाते थे। कोई मानता था दिमागी हालत ठीक नहीं, कोई कहता था शायद बेटे बहू ने निकाल दिया होगा घर से, पर कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम थे कौन। वो हर दिन सुबह उठता, नल से पानी भरता, चाय की दुकान पर एक कप चाय पीकर वहीं बैठा रहता। हर बुधवार शहर के कोर्ट के बाहर कुछ देर बैठता चुपचाप, और हर रविवार इस मंदिर में फूल चढ़ाकर फिर लौट आता था। अगले दिन सुबह के अखबारों में एक फोटो छपी। आश्रम से बुजुर्ग को धक्के मारकर निकाला गया। समाज सेवकों की बेरुखी। कुछ लोगों को सहानुभूति हुई, कुछ ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाया, लेकिन 2 दिन बाद सब शांत हो गया। बस वो बुजुर्ग अब हर जगह दिखाई देने लगा था। एक दिन वो जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर खड़ा दिखा, एक दिन सेशन कोर्ट की सीढ़ियों पर। कोई कुछ नहीं बोलता, लोग सोचते पगला है। 3 हफ्ते बाद जब वही आश्रम नए रंग रोगन के साथ फिर से इनॉग्रेट हो रहा था, डीएम, एमएलए, कुछ बड़े एनजीओ वाले सब पहुंचे और वहां वही बूढ़ा फिर दिखा। भीड़ में एक रिपोर्टर ने पहचान लिया, अरे ये तो वही है ना जिसे लात मारकर निकाला था। उसने माइक बढ़ाया, बाबा जी आप कुछ कहेंगे उस दिन के बारे में? बूढ़ा मुस्कुराया और पहली बार बोला, तुम्हें सच जानना है तो चलो मेरे साथ। रिपोर्टर, 2 एनजीओ वाले और एक पुलिस वाला उसके साथ रेलवे पुल के नीचे गए। वहीं एक पुराना सा टीन बॉक्स निकाला। खोलकर उन्होंने देखा दर्जनों दस्तावेज, फोटो और सरकारी लेटर। सबके नाम के नीचे एक ही दस्तखत, दयाराम आईएएस, और नीचे लिखा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रिटायर सिविल सर्विस मेडल होल्डर। सब सन थे। रिपोर्टर ने कांपते हाथों से पूछा, आप कलेक्टर थे? वो बोला, हाँ, और मैं आज भी वही आदमी हूँ, पर पहचान मिट गई और लोगों की नजरें भी। उस रिपोर्टर ने तुरंत अगले दिन स्पेशल स्टोरी बनाई। जिसे सब भिखारी समझते थे वो था जिले का पूर्व कलेक्टर। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हुई। कोर्ट में पीआईएल दायर हुआ। सीएम ऑफिस से कॉल आया, हमें उस व्यक्ति से बात करनी है, और आश्रम वालों के खिलाफ जांच बैठा दी गई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन शहर के लोगों पर जो सन्नाटा छाया था वो अगले दिन कुछ हफ्तों तक नहीं हटा। हर न्यूज चैनल पर एक ही नाम गूंज रहा था, दयाराम शर्मा। जिसे लोग भिखारी समझते थे वो एक जमाने में पूरे जिले का कलेक्टर था। टीवी स्क्रीन पर पुराने सरकारी दस्तावेज, फाइलों के फोटो और एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जिसमें एक नौजवान अफसर खादी का कुर्ता पहने किसी नक्सली इलाके में स्कूल की नींव रख रहा था। दयाराम एक छोटे से गांव से आए वो युवक जिसने अपने पिता के कहने पर पढ़ाई की और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने गए। सीधी सादी जिंदगी, सिद्धांतों वाला स्वभाव। पहली ही पोस्टिंग में बड़े बड़े नेताओं से टकरा गए, क्योंकि वो फाइलों में नहीं जमीन पर काम करने वाले अफसर थे। उन्होंने बालिका विद्यालय, महिला सुरक्षा केंद्र और पुराना किला अस्पताल जैसे कई प्रोजेक्ट्स बनाए जो आज भी शहर की शान माने जाते हैं। उनका नाम लोगों के दिल में था। दयाराम बाबू ईमानदारी की मिसाल। उनकी पत्नी सीता देवी संस्कारी, सीधी लेकिन बीमार, और एक बेटा विकास शर्मा। समस्या शुरू हुई 19 के दशक में जब विकास कॉलेज से लौटा।
वो बाप के सिद्धांतों से परेशान था। कहता था, ईमानदारी से कौन जीतता है आजकल पापा, लोग पैसा कमा रहे हैं, आप सिर्फ इज्जत। दयाराम चुप रहते, पर बेटे की आंखों में कुछ गलत दिखने वाला था। 2001 की बात है। दयाराम तब एसपी कार्यालय में डीडीसी के पद पर कार्यरत थे। एक रात अचानक सीबीआई की छापेमारी हुई एक बड़े घोटाले में, और सबूत मिले एक बिल्डिंग टेंडर घोटाले के। सबसे चौंकाने वाली बात, उस घोटाले का मास्टरमाइंड था विकास शर्मा, यानी उनका अपना बेटा। दयाराम ने जांच में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद उस फाइल पर दस्तखत किए, जिसमें लिखा था, दोष सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे आरोपी कोई भी हो। विकास ने कोर्ट में भी कहा, मेरे बाप ने मुझे मरवा दिया। पत्नी सदमे में चली गई और कुछ महीनों में दुनिया छोड़ गई। दयाराम अकेले रह गए। समाज ने भी दूरी बना ली। मीडिया ने तब सुर्खी बनाई थी, ईमानदारी की कीमत, एक बाप ने बेटे को जेल भेजा। दयाराम ने इस्तीफा दे दिया, किसी से कुछ नहीं कहा, घर छोड़ दिया, बंगला खाली कर दिया और एक बैग लेकर निकल पड़े। मैंने अब खुद को समाज के हवाले किया है। अब मैं सिर्फ देखूंगा लोग सच को कितना समझते हैं। पिछले 12 साल से वो शहर में ही रहते थे, पर कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। रिपोर्टर राकेश तिवारी ने जब दयाराम शर्मा के पुराने ऑफिस रिकॉर्ड खंगाले तो एक ऐसा पत्र मिला जो सबको चौंका गया। दयाराम शर्मा का नाम राज्यपाल पद के लिए केंद्रीय समिति के सामने विचाराधीन था, यानी वो राज्यपाल बनने वाले थे। लेकिन बेटे की गिरफ्तारी और पारिवारिक विघटन के बाद उन्होंने सब छोड़ दिया। लोगों ने वीडियो बनाए, जिसे हम पगला समझते थे वो देश का हीरा निकला। बेटे को जेल भेजने वाला बाप अब समाज को आईना दिखाने लौटा है। डीएम ऑफिस से गाड़ी आई उन्हें सम्मान देने। सीएम ने फोन पर बात की, दयाराम जी, आपकी जैसी आत्माएं हमारे लिए मार्गदर्शक है। पर दयाराम बोले, मेरे लिए तालियां नहीं, इंसानियत चाहिए। जो मुझसे नहीं हुआ वो आप करिए। दयाराम शर्मा अब गुमनाम नहीं थे। जिन रास्तों से लोग मुंह मोड़ते थे, वहीं से अब लोग वीडियो बना रहे थे। जिन्हें एक समय धक्के दिए जाते थे, अब वहीं लोग झुककर नमस्ते कर रहे थे। लेकिन दयाराम मुस्कुरा कर बस एक ही बात कहते, इंसान वही है जो तब भी सही करे जब कोई देख ना रहा हो। एक हफ्ते बाद जिला प्रशासन ने उन्हें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। पुराने ऑफिस में बिठाकर कहा गया, सर, हम चाहते हैं कि आप जिले के ईमानदार सलाहकार बने। आप युवाओं को ट्रेनिंग दें, सिस्टम को भीतर से मजबूत करें। दयाराम ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सिर्फ एक काम चाहिए, समाज के उन लोगों से मिलना जो आज भी खुद को अकेला समझते हैं। उन्हें कोई लालच नहीं था, लेकिन एक दिन उन्होंने पत्रकार राकेश से कहा, मुझे नहीं मालूम मेरा बेटा आज कहाँ है, मगर उसे मुझसे नफरत नहीं है। मुझे उसे देखना है ताकि मैं कह सकूं, मैंने तुझे माफ किया। राकेश को ये बात अंदर तक चीर गई। उसने ठान लिया, अब विकास शर्मा को ढूंढना है। कई हफ्तों की खोजबीन के बाद पता चला, विकास शर्मा ने नाम बदल लिया था। अब वह एक प्राइवेट बिल्डर के नाम पर काम कर रहा था और फर्जी दस्तावेजों से संपत्ति कब्जा करने के धंधे में शामिल था। उसकी लोकेशन थी शहर के बाहर एक बंगला, जिसके चारों ओर 6 गार्ड थे। राकेश ने सारी रिपोर्ट दयाराम को दी। दयाराम ने सिर्फ इतना कहा, चलो। दयाराम बंगले के गेट पर पहुंचे। गेटमैन ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन एक ने पहचान लिया, ये वही है ना, पूर्व कलेक्टर साहब। भीतर खबर गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। विकास सामने खड़ा था, सूट बूट में, लेकिन चौंक कर कांपते होठों के साथ। उसने कहा, आप जिंदा हैं? दयाराम कुछ नहीं बोले, बस बेटे की आंखों में देखा। तू जिंदा था, ये जानकर अच्छा लगा। विकास ने गुस्से और शर्म के बीच कांपती आवाज में कहा, आपने मुझे जेल भेजा, माँ मरी, और अब आप क्या लेने आए हैं? दयाराम बोले, कुछ नहीं लेने आया बेटा, बस ये बताने आया हूँ कि तुझे माफ कर दिया। मुझे माफ? हाँ, मैंने समाज को बहुत कुछ सिखाया, पर माफी देना देर से सीखा, और ये सीखने में मुझे 12 साल लगे। दयाराम जैसे ही लौटने लगे, तभी पीछे से आवाज आई, पापा रुको। विकास फूट फूट कर रो रहा था। मैं गलत था, मैं आज भी गलत हूँ, पर एक बात सच है, मैंने कभी माँ को खोने के बाद सुकून नहीं देखा, और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सका। दयाराम उसकी ओर बढ़े, कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, जब दिल टूटता है तो इंसान बिखरता है, लेकिन जब माफ किया जाता है तो वो फिर से बनता है। कुछ दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। विकास शर्मा खुद सामने आया और कहा, मैंने घोटाला किया था, मैंने गलत रास्ता चुना, लेकिन मेरे पिता आज भी सच के रास्ते पर हैं। मैं उनसे माफी मांगता हूँ।
और खुद को कानून के हवाले करता हूँ। सबने कहा, अब तो आप घर चलिए, बंगला दीजिए, गाड़ी दीजिए। पर उन्होंने वहीं उसी जगह बैठना चुना जहां लोग आकर सुनते थे। उन्हें छोटे बच्चे उनके पास बैठते, युवा उनके शब्दों को नोट करते। दयाराम अब IAS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हर महीने युवाओं को भाषण देने जाते थे। सबका टॉपिक होता था सच की कीमत, माफी की ताकत और इंसानियत का मूल्य। जब दयाराम शर्मा की असलियत सामने आई थी तो उसके बाद सरकार ने उसी आश्रम में विशेष जांच बैठा दी गई। फाइलें खुली, पता चला बुजुर्गों को गाली देना, खाने में मिलावट, सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल और कई बार फर्जी नामों पर राशन लेना। 4 कर्मचारी सस्पेंड हुए और जिस गेट से दयाराम शर्मा को धक्के दिए गए थे उसी गेट पर अब तख्ती लगाई गई, यहाँ अब सम्मान मिलेगा, अपमान नहीं। श्री दयाराम शर्मा भवन। दयाराम ने इस सब पर एक भी बयान नहीं दिया। जब पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब पत्रकारों ने पूछा आपको बदला लेना चाहिए था, आपने क्यों छोड़ दिया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं इंसाफ चाहता था, बदला नहीं। और इंसाफ तब होता है जब बुरा करने वाले को भी समझ आ जाए कि वो गलत था। उनके शब्दों का वीडियो वायरल हुआ, लाखों व्यू, लाखों आंखें नम। रेलवे पुल के नीचे जहां दयाराम बैठते थे अब वो जगह सत्संग स्टाइल क्लास बन चुकी थी। रोज सुबह शाम लोग आते, सुनते, नोट करते। एक दिन एक बच्चा आया, 10 साल का, फटी कमीज पर आंखों में चमक, बोला, दादू मुझे भी बड़ा बनना है, पर आपकी तरह बनना है। दयाराम ने उसे गोद में बिठा लिया, तू मुझसे बेहतर बनेगा क्योंकि तू पहले दिन से जानता है कि सच्चाई क्या है। राज्य सरकार ने दयाराम शर्मा को राज्य गौरव सम्मान और आजीवन सेवा मेडल देने का ऐलान किया। बड़ा समारोह हुआ, CM, बड़े अफसर, जनता सब उपस्थित थे। जब उन्हें मंच पर बुलाया गया तो उन्होंने माइक पकड़ा और कहा, इस सम्मान का हकदार हर वो इंसान है जो सच पर चलता है, चाहे उसके साथ कोई हो या न हो। मैं ये सम्मान लौटाता नहीं, बांटता हूँ आप सबके साथ। कुछ महीने बीते। एक दिन दयाराम चुपचाप वहीं बैठकर लोगों से बात कर रहे थे जब उन्होंने एक पंक्ति लिखी और सबको दिखाया, जब तुम अकेले खड़े होते हो तो सच के साथ, तब भी समाज बदलता है। भीड़ सच को नहीं चलाती, अकेला इंसान चलाता है। एक शाम दयाराम को एक पत्र मिला, बेटे विकास का था। पापा, मैंने आप जैसे बनने की कोशिश शुरू की है। जेल में मैंने बाकी कैदियों को पढ़ाना शुरू किया है। पहली बार जिंदगी सुकून दे रही है। आपका बेटा अब शर्मिंदा नहीं है। दयाराम की आंखें भर आई। ठंडी सुबह, दयाराम शर्मा उसी बेंच पर बैठे, बच्चा उनकी गोद में है। युवा पास में किताबें खोलकर सवाल पूछ रहे हैं। कोई पूछता है, बाबा आप अकेले नहीं लगते? क्यों? वो हंसते हुए बोल दे, क्योंकि अब मैं खाली नहीं हूँ, मेरे पास अनुभव है, सीख है और अब समाज भी है। अगर आप किसी को पहचान नहीं पाए तो हो सकता है वो ही इंसान समाज की सबसे बड़ी सीख हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।